Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Javed Farooqi, senior journalist from Sama TV. आपको बताते चले, बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल के बाद इंडिया की सियासी जमातों के दरमियान लड़ाई पैदा हो गई है। वहाँ की कांग्रेस हुकूमत को अलर्ट कर रही है कि जिस तरह की पॉलिटिकल मूवमेंट बांग्लादेश में चल रही है, कहीं इंडिया में भी ऐसी ही पॉलिटिकल मूवमेंट ना आ जाए, कहीं इंडिया में भी ऐसा ही इनकलाब ना आ जाए। आखिर इसके पीछे क्या वजह ये जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे कभी इमरान खान अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि वो 9 मई के हवाले से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन कभी वो कहते हैं अगले दिन कि नहीं, मैं 9 मई के हवाले से मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। आखिर ये चल कर रहा है, इतनी कंफ्यूजन क्यों है इमरान खान की जानिब से, ये भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताएं, बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद जो सूरत हाल बांग्लादेश में पैदा हो चुकी है, उस सूरत हाल के बाद इंडिया को क्यों खतरा महसूस हो रहा है? आपने बात बिल्कुल ठीक की है। जो सूरत हाल बांग्लादेश पे बनी, एक वहाँ पर तो एक ऐसे समझे ना कि इनकलाब आ गया, राइट। हुकूमत का तख्ता ही उल्टा गया। इसी को कहते हैं कि तख्ता उल्टे जाना, ठीक है। और ये तो बांग्लादेश में था, ज़ाहिर है। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में क्यों ये सूरत हाल पैदा हो रही है? इंडिया के अंदर इस वक्त आप इंडियन मीडिया उठाकर देखें तो वहाँ तो ऐसे समझें कि एक जैसे सफ़े मातम बिछी हुई है। जैसे कहते हैं ना कि किसी घर में कोई डेथ हो जाए तो वहाँ वो एक लफ्ज़ बोला जाता है कि फूड़ी बिछी है। इंडिया के वो हालात हैं इस वक्त। बिल्कुल, इंडिया में 24/7 काम ही एक है इस वक्त, सिर्फ़ और सिर्फ़ बांग्लादेश डिस्कस हो रहा है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि इंडिया ने पिछले 15 साल के अंदर बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट बहुत किया था इन टर्म्स ऑफ अपने अपने आप को सिक्योर करने के लिए, शेख हसीना इन वाजिद टर्म्स ऑफ शेख हसीना वाजिद। उन्होंने अब तो शेख हसीना वाजिद ये सूरत हाल इख्तियार कर गई थी जैसे उसने इंडिया ने उन्हें प्लांट किया हो वहाँ पर, इस कदर उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था इंडिया। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट तो डूब रायगा गई। हो गई, डूब गई सारी इन्वेस्टमेंट। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि हसीना वाजिद ने कैसे कैसे इंडिया को सर्व किया था। इंडिया को अपने बंगाल के साथ जो पूरा बॉर्डर है, जहाँ पर अलहदगी की तहरीकें हैं, अलहदगी की पसंद जो है वो तंजीमें काम कर रही हैं, उन तंजीमों से जो उसे एक बड़ी हद तक बेफिक्र किया था। राइट। बॉर्डर डिस्प्यूट जो थे वो ख़त्म किए थे। इंडिया को बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रेटेजिक डेप्थ इंडिया को मिल गई थी बंगाल मतलब के अंदर। लाडला था इंडिया बिल्कुल। इन सिंपल टर्म्स, अगर हम ये बात कर दें। जी हाँ, बिल्कुल इंडिया की लाडली हुकूमत थी। और फिर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो थी उसमें भी इंडिया को बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जो थे वो चाइना से स्विच करके इंडिया को दे दिए, ओह! ठीक है? तो ये इंडिया के साथ तो लामोहल्ला ये वहाँ पर बात होनी थी। लेकिन अब जो नई बात हुई है, जो नया जो आपने जो सवाल किया है कि कल से एक फड्डा जो है वो बाकायदा तौर पर लड़ाई शुरू हो गई है, वो ये है कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई शुरू हो कि गई है। आपस में क्या चल रहा है? जी, मैं चलिए बताता हूँ। बांग्लादेश तक तो समझ आती है, लेकिन ये लोग आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं, सियासतदान और सियासी हाँ, जमातें? कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं जो साबिक डिप्लोमेट भी रहे हैं, सलमान खुर्शीद। बहुत ही सीज़न्ड किस्म के, बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन हैं और बहुत संजीदगी से उन्हें देखा सुना जाता है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि इंडिया के अंदर भी ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए जैसी बांग्लादेश वाली सूरत हाल है। उनका ये कहना है कि बीजेपी हुकूमत के जो इक़दामात हैं और मोदी सरकार के जो इक़दामात हैं, उसके नतीजे में वो अपोज़िशन को दीवार से लगा रहे हैं और अपने अलावा, बीजेपी के अलावा बाकी लोगों के लिए स्पेस ख़त्म कर रहे हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ है? बांग्लादेश में यही चीज़ हुई है ना कि हसीना वाजिद ने तकरीबन 15 साल तक जो है वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ मिलाकर वन पार्टी गवर्नमेंट जो है वो बनाई। राइट। पिछला इंतखाब जो था वो और इस साल जो इलेक्शन हुआ, इन दोनों इंतखाबात का वहाँ की अपोज़िशन ने बायकॉट किया था। लेकिन हसीना वाजिद ने इलेक्शन करवाया और उसमें वन साइडेड एक इलेक्शन करवा के और जीत के और वो बैठ गई। उन्होंने बिल्कुल वही काम किया जो उनके वालिद ने किया था। उन्होंने भी वन पार्टी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की थी। तो इस उनका जो अंजाम हुआ था, ठीक है? लेकिन इनके साथ ये हुआ, हसीना वाजिद के साथ, कि उस वालिद की निस्बत ज़रा कुछ रियायत होगी कि इन्हें एक हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर दिया प्रोवाइड गया कर कि दिया आप गया। चली जाएँ। लेकिन उसके पीछे जो अब उनकी जो लेकिन अवामी लीग है, उनके लोगों के साथ वहाँ पर बहुत वो बड़े ख़तरे में हैं। मैं एक यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जो भी इनके साथ हुआ, 2-3 दिन में जो हमें नज़र आता है, एकदम से हुकूमत का खात्मा हो जाना, हुँ, शेख हसीना वाजिद का बांग्लादेश छोड़कर इंडिया चले जाना, ये
जो हमें दिखाई दे रहा है 3-4 दिनों में ये जो एकदम से हुकूमत टॉपल हुई है बांग्लादेश की और जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है, क्या ये 3-4 दिनों में बाय चांस हुई है या ऑलरेडी कुछ चल रहा था पहले से? अच्छा, मैं इसका आपको बताता हूँ। पहले मैं ये बताऊँगा, जो इंडिया में जो सूरत-हाल जो बनी, हम वो बात कर रहे थे। जी। वहाँ पर वो सलमान खुर्शीद जो हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ऐसा ना हो कि मोदी के घर में भी इसी तरह से लोग घुस जाएँ, अवाम घुस जाएँ, हुँ। जैसे हसीना वाजिद के घर में घुसे हैं। ये अपना बात खतरा जो बढ़ गया है, है। ये ठीक, बात ठीक, जो है, ठीक। अच्छा, इससे पहले मणिशंकर जो हैं, उन्होंने भी इसी किस्म की एक कही है कि इंडिया के अंदर अनरेस्ट हुँ। ना हो जाए। राहुल गांधी की स्टेटमेंट जो है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका और यूरोप जो है वो इंडिया के अंदर की जो सिचुएशन है, इस पर ये लोग क्यों खामोश हैं, इसके ऊपर बड़ी लेदे हो रही है। और सारे लोगों ने, और वो इंडिया का जो जिसे कहते हैं कि बीजेपी का गोदी मीडिया जो है, वो सारे का सारा कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहा है और कह रहा है कि ये कांग्रेस क्या खेल खेल रही है, ये इंडिया के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करना चाहती है। इंडिया तो एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और अभी ये इलेक्शन हुए हैं, हम हर 5 साल के बाद इलेक्शन यहाँ पर होते हैं और डेमोक्रेटिकली यहाँ पर हुकूमतें चेंज होती हैं। ये आप क्या रास्ता दिखा रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन से हटा रहे हैं। मतलब इस वक्त ऐसे जैसे हम क्या कहेंगे, जूतियों में दाल बटने वाली बात जो होती है ना, इस तरह से वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपस में हो रहा है। तो यही मैंने कहा है कि वहाँ हुँ। पर तख्ता उल्टा गया है बांग्लादेश में, लेकिन जो लड़ाई है, जो फटा पड़ गया है, वो इंडिया में इंडिया चल के रहा अंदर है। पड़ गया है। ठीक ठीक, है ना? ठीक, ठीक। क्योंकि अब इंडिया को पता है कि जो बांग्लादेश के अंदर जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी उनकी, हुँ। वो भी कम होगी, ख़त्म होगी। और इसके साथ-साथ वहाँ पर सारी जितने उनके प्रोजेक्ट्स हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक बिल्कुल है ना? पड़ेगा। इसके अलावा वो जो बॉर्डर है, जिस तरह से सिक्योर बॉर्डर था, वो भी सिचुएशन ज़ाहिर है कि उस तरह से नहीं रहेगी और अपसाइड फिर डाउन हो गए ना, देखिए इनकी अप्स सारी एंड जो डाउन। स्ट्रेटजीज़ थी, प्लानिंग्स थी, हाँ, अपसाइड डाउन हो गई है। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी बात जो आपने पूछा कि ये हसीना वाजिद का, हसीना वाजिद के हवाले से, ये उनके मुल्क के अंदर जो है वो यहाँ वहाँ के जो बाखबर हलके थे, वहाँ पर ये बात कही जा रही थी और ये इस साल के बिल्कुल स्टार्ट से पिछले कोई 1 साल से ये बात हो रही थी कि हसीना वाजिद जो है, ये इनका चल-चलाओ शुरू हो चुका था। हुँ। देखें, हर मुल्क का एक पावर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? और बांग्लादेश के अंदर भी वहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो हमेशा बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है। वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट जो थी, हसीना वाजिद बहुत ज़्यादा गैर मकबूल हो गई थी अपने इक़दामात की वजह से। और गैर मकबूल क्यों हुई और वो इक़दामात क्या थे? वो इक़दामात यही थे कि एक तरफ तो उनका क्लेम था कि मैंने इकॉनमी को खड़ा किया है बहुत प्रो ज़्यादा, इंडिया स्ट्रेटजी भी बड़ा तो थी पॉपुलर ना? किया है। सबसे पहले तो ये आ जाता है। बिल्कुल, नंबर 2, प्रो इंडिया स्ट्रैटेजी। बंगालीज़, जैसे मैंने पहले कहा था कि वो ये तो हो सकता है कि 71 में वो पाकिस्तान से अलग हुए, लेकिन वो ये नहीं आप कह सकते कि प्रो इंडिया हो गए हैं। नहीं, वो इंडिया राइट। के साथ और वहाँ पर वहाँ की जो हिंदू डोमिनेटिंग जो अप्रोच है, उससे उतना ही वो गुस्सा करते हैं और नफ़रत करते हैं, जितना कि हमारे यहाँ मुसलमान जो हैं वो करते हैं, इतना ही उनका भी इख्तिलाफ वहाँ पर चलता है इंडिया के साथ। तो वो जिस तरह से इंडिया के बिल्कुल गोदी में बिठा दिया इसको, बांग्लादेश को, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। आज भी और वो हमारे कोटा यहाँ सिस्टम जो देखिए, था। इंडिया जैसे हमारा एनिमी कंट्री है, डिक्लेयर्ड हुँ। एनिमी कंट्री है। जो कोई इंडिया की सिम्पैथी लेने की कोशिश करेगा, हम उसे कहेंगे कि ये इंडिया का दोस्त है, ये पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। दुश्मन के दोस्त को तो हम दोस्त नहीं कहेंगे, ठीक है ना? यही चीज़ वहाँ पर थी कि लोग जो थे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फिर कोटा सिस्टम आ गया, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को कॉर्नर करना आ गया। तो ये सारे फैक्टर्स थे। तो ये वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट पिछले 1.5 साल से उनसे एक डिस्टेंस कर चुकी थी। और वहाँ पर जो एनालिसिस किए जा रहे थे, उनमें तो ये था कि हसीना वाजिद जो थी, उनका ये ख़्याल था कि इस साल के अवाइल में ही ये रुखसत हो जाएँगी, चली जाएँगी। ठीक। ये मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ कि वहाँ पर ये बातें हो रही थी कि हसीना वाजिद इस साल के शुरू में ही, इलेक्शन से पहले ही चली जाएँगी, इनकी लेकिन फिर रुखसती भी हो जाएगी। जाते-जाते जुलाई हो ही गया। नहीं, यानी उनकी इलेक्शन से पहले ही रुखसती हो जाएगी, उनकी हुँ। हुकूमत चली जाएगी, उनके हालात इतने पतले हो चुके थे। हुँ। और बल्कि यहाँ तक था कि शायद ये इलेक्शन में भी हिस्सा ना ले सकें, ठीक है? तो लेकिन वो ये सूरत-ए-हाल अब बात तो सबके हो गई सामने कि है। उन्होंने इलेक्शन तो लड़ लिया, लेकिन उन्होंने फिर वही एपिसोड रिपीट किया कि पूरी अपोज़िशन को आउट कर दिया,
ठीक है, और अपोजिशन के बाइकआउट के बावजूद उन्होंने इलेक्शन करवा कर जाकर बैठ गई। लेकिन चीज़ें जो थी वो पहले से ही वहाँ पर एस्केलेट कर चुकी थी। एस्केलेट कर चुकी थी। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये सारे फैक्टर्स जो थे ये इकट्ठे हो रहे थे, और एक जो बात उन्होंने कही थी, उन्होंने अब एक चीज़ की निशानदेही की थी कि मुझे कुछ मगरबी ममालिक जो हैं वो मेरे ऊपर ये प्रेशर डाल रहे हैं कि म्यांमार और इंडिया के साथ जो बॉर्डर मिलता है वहाँ पर एक अलग से एक नई स्टेट जो है वो बनाने की वो डिमांड कर रहे हैं। और वो स्टेट क्या होनी थी कि उनका ये ख्याल था कि ये कोई नई एक कोई वहाँ पर कोई फौजी अड्डा किसी का, या कोई वहाँ पर एक सर्विलेंस के लिए एक ऐसी छोटी स्टेट जो बन कोई जाए, बेस जो बनाए। किसी सुपर पावर के काम आ जाए। ये इनफैक्ट वो जाते जाते अपने इक़्तिदार के जाते जाते उन्होंने ये बातें की। इसका बुनियादी मकसद यही था कि एक तो ये कि अपने मुल्क के जो राइटिस्ट जो थे, जो कि उनके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे, एक तो ये कि उनकी कुछ सिम्पथी ली जाए। दूसरा, इंडिया से भी सिम्पथी ली जाए कि आपके इलाकों के ऊपर भी बाज़ लोगों की नज़र है, और वो यहाँ आपसे उन इलाकों को अलग करके एक ठीक। स्टेट बनाना चाहते हैं। तो ये उन्होंने एक आखिरी चाल चली, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकी। लेट्स सी क्या होते हैं हालात। बांग्लादेश की तो सूरत हाल हमारे सामने ही है, लेकिन जब बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में जो इस वक्त हलचल मची हुई है और जो लड़ाई शुरू हो गई है, और बांग्लादेश की सूरत हाल किस हद तक स्टार्ट होती है ठीक होना वापस। जब बात करते हैं इमरान खान की, तो ये बताएं, 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि पहले मैं माफ़ी मांगता हूँ, फिर उन्होंने स्टेटमेंट दी कि नहीं, मैं मशरूत माफ़ी मांगता हूँ 9 मई के हवाले से। इस हवाले से बताएं, इतनी कंफ्यूजन क्यों है? कन्फ्यूजन तो वो क्रिएट करना जानते हैं। वो पहले हमेशा से ही ऐसी स्टेटमेंट्स ही देते हैं, और सियासत में चलता भी है कि आप बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि सामने रख देते हैं हर चीज़, अपने कार्ड्स जो हैं वो शो करते हैं। ये कार्ड्स ही हैं। देखें, अब जो 9 मई और 9 मई पर मुआफ़ी, ये एक फ़ाइनल कार्ड है इमरान खान के पास। इमरान खान के पास भी ये कार्ड है, फाइनल कार्ड है, और हुकूमत के पास भी ये फाइनल कार्ड है। और इस कार्ड को किस तरह से किसने खेलना है, यही असल में सारा कमाल है इस वक्त। ठीक है, यानी अगर इमरान खान यकसर मुआफ़ी मांग ले, ठीक है, और गैर मशरूत तौर पर कह दें जनाब माफ़ कर दिया जाए मुझे, ये हमसे ब्लंडर हो गया, तो इसके वो भी कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसके दो अलग अलग इसके असरात हो सकते हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि उनके जितने भी फॉलोअर हैं वो उनसे दूर हो जाएं, कि भाई हम तो इसे बहुत दिलेर आदमी समझते थे, ये तो मुआफ़िया मांग रहा है, इमरान खान के पीछे क्यों है? ऑलराइट। इसलिए उसके पीछे है ना कि ये लंबा तिरंगा और वो ऊंचा लंबा जवान शी जवान, और बड़ा ललकारता है लोगों को, और ये तो माफ़िया मांग रहा है, तो वो उससे पीछे हट जाए, बददिल हो जाए, उससे उसकी पॉपुलैरिटी नीचे आ जाए। हम्म। लेकिन दूसरी बात ये है, एक ये भी इसका पहलू दूसरा ये है कि इमरान खान इस वक्त एक ऐसी स्टेज पर भी खड़े हो गए हैं, एक ऐसे लेवल पर भी चले गए हैं कि जहाँ पर कोई भी चीज़ उन्हें डैमेज नहीं कर रही। ना उनके जो हैं वो मालियाती करप्शन के केसेस जो हैं उन्हें डैमेज कर रहे हैं, ना उनके अखलाकी करप्शन के केसेस जो हैं वो डैमेज कर रहे हैं, स्कैंडल्स जिसे कह लें, कुछ डैमेज नहीं कर रहा है, बल्कि हर केस सामने आने के बाद वो थोड़ा-सा और उठान भरते हैं, और उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो उनको और हीरो बनाकर पेश करती है। तो ये भी हो सकता है कि अगर वो ऐसा करें, तो फिर हुकूमत जो ये कह रही है कि 9 मई पर माफ़ी मांगे, और इसी एक चीज़ के ऊपर आकर मामलात रुक गए हैं, तो इमरान खान अगर सरेंडर कर दे, माफ़ी मांग ले, तो फिर हुकूमत उसके बाद उनसे क्या डिमांड करेगी? हुकूमत के पास मुतालबात की लिस्ट तो ख़त्म होगी, ठीक है ना? तो ये एक बहुत ही 9 मई का वाक़या, और उसके ऊपर माफ़ी माँगना या ना माँगना, ये एक बहुत ही एक ऐसे समझिए कि एक फ़ैसला कुन एक टफ नुक्ता है, डिसीजन है। ठीक है? फ़ैसला कुन नुक्ता है। इस पर उन्होंने यही पोज़ीशन लेनी है, और इसको अभी खेलना है इसके ऊपर। कभी उन्होंने कहना है कि मैं माफ़ी माँग रहा हूँ, कभी नहीं मा मतलब कि एंगेज रखना है। लेकिन इसके ऊपर ये भी हो रहा है कि लोग इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये उनके जो बैक चैनल राब्ते हैं, ये उनका भी शाखसाना है,
ये कहीं न कहीं जो उनकी गुफ्तगू कहीं चल रही है, कई लोग तो बिल्कुल नहीं मानते कि कोई ऐसी बात नहीं है। ये ऐसे ही इमरान खान और उनके जो लोग हैं, ये ऐसी बात करके जो ब्लफ़ करते हैं हुँ, कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। लेकिन जो लोग ये इस बात पर बिलीव करते हैं कि उनके राब्ते हैं, कोई उनके मुज़ाकरात करवा रहा है, तो उनका ये कहना है कि ये इस किस्म के बयानात जो हैं, 9 मई के वाक़यात और उन लोगों से डिस्टेंस करना, ये इसे कहते हैं सीबीएम्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। देखिए, इस वक़्त सबसे बड़ा क्राइसिस जो इमरान खान का है, वो ये है कि उनका और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक ट्रस्ट डेफ़िसिट है, ठीक है? अब उस ट्रस्ट डेफ़िसिट को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, वो ये करेंगे कि ये एक सबसे बड़ा वाक़या जो उनके खाते में पड़ा हुआ है, इससे अपनी बरात का ऐलान करें और इसमें जो मुलव्वस लोग हैं, उनसे भी अपने आप को अलग करें। अगरचे ये मुकम्मल तौर पर बहुत मुश्किल है, उन लोगों से अलग करना। कहते तो हैं कि सबूत दें, उनका ख़्याल है कि सबूत नहीं है, हुँ। लेकिन सबूत तो यहाँ पर चीख-चीख कर वीडियोज़ की शक्ल में पड़े हुए हैं, ठीक है? तो ये एक बहरहाल उनकी ये जो स्टेटमेंट एक दिन आगे, दूसरे दिन पीछे, यही 9 मई का जो एक फ़ैसला कुन जो है, एक नुक्ता है, ये इसी वजह से जो है, उनका ये स्ट्रैटेजी है उनकी, मैं ये समझता हूँ। ठीक, लेट्स सी क्या होता है। बाकी जो भी होगा वो हम सबके सामने होगा और हम कोशिश करेंगे कि ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।